Hello, aspirants. Welcome back to Unacademy. This is your educator Navdeep. Today, we are discussing Justice Verma Committee. जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बोलेंगे सर ये तो रिसेंटली कहीं न्यूज में है ही नहीं, ये तो 2012 की एक कमेटी थी, आप इसका जिक्र अभी क्यों कर रहे हैं? तो चलिए इस सेशन में समझते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी ऑलमोस्ट 12 सालों के बाद वापस से न्यूज में क्यों है। तो लेट्स स्टार्ट। जस्टिस वर्मा कमेटी जिस संदर्भ में न्यूज में है वो ये वाली न्यूज है। न्यूज है कि कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स ने मांग की है कि जो पर्सन है जिसने रेप किया था उसे फांसी दी जाए। अब इसमें आप बोलेंगे कि जस्टिस वर्मा कहां बीच में आ गए। चलिए मैं आपको बताता हूं। डिमांड तो फांसी की हुई है, सर डिमांड सही भी है, तो जस्टिस वर्मा क्यों बीच में आ रहे हैं? जस्टिस वर्मा इसलिए बीच में आ रहे हैं क्योंकि जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी हुई थी 2012 में 2012 में दिल्ली गैंगरेप इंसिडेंट के बाद। सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन पे बनी हुई थी। जस्टिस वर्मा खुद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। जस्टिस वर्मा से बोला गया कि आप लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स के बारे में बताइए जिससे हम लोग ये निर्भया जैसे इंसिडेंट्स को रोक सके। क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? तो जस्टिस वर्मा ने कहा था कि डेथ पेनल्टी तो नहीं देनी चाहिए। सो जस्टिस वर्मा ने कहा था कि ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए। इसी बात के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ काफी लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। सोशल मीडिया उस टाइम पे फ्यूम था। जस्टिस वर्मा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से कि इवन इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इट वुड बी ए रिग्रेसिव स्टेप। जस्टिस वर्मा का ऐसा सोचना था कि जो डेथ पेनल्टी होती है ना, ये डेथ पेनल्टी एक रिग्रेसिव सोसाइटी का सिंबल है, प्रोग्रेसिव का नहीं है। यानी चीजें खराब होंगी, सही नहीं होंगी। आपका इस विषय में क्या मानना है कमेंट करके बताएं कि जो जस्टिस वर्मा की सोच थी क्या आप उसके साथ एग्री करते हैं? अब जस्टिस वर्मा ने क्या क्या कहा वो आगे देखकर दिखाता हूं मैं आपको। जस्टिस वर्मा ने रेप केसेस पे कहा था कि इट इज ए क्राइम ऑफ पावर नॉट जस्ट पैशन। क्राइम ऑफ पावर, क्राइम ऑफ पावर, जो लोग लॉ से थोड़ी जानकारी रखते हैं उन्हें पता होगा, एनी क्राइम जिसमें किसी भी तरह का पावर यूज हो, फिजिकल, इन्फ्लुएंशियल, उसको हम कहते हैं क्राइम ऑफ पावर। तो जस्टिस वर्मा का यह कहना था कि रेप इंसिडेंट जो क्राइम है, इट इज ए क्राइम ऑफ पावर नॉट जस्ट पैशन। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो रेप की डेफिनेशन है ना कि इट इज ए क्राइम ऑफ पावर, इसे एक्सटेंड करो सारे टाइप के नॉन कंसेंशुअल इंसिडेंट्स पे। यानी जहां पर दोनों पार्टीज की मर्जी नहीं है फिजिकल इंटीमेसी के लिए, उस हर इंसिडेंट को आप रेप घोषित करते। उसके बाद जस्टिस वर्मा ने कहा था कि पहले इंडिया में एक कॉन्सेप्ट था कि मैरिटल रेप, यानी अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में फिजिकली इंटीमेसी बाय फोर्स हो रही है तो उसे रेप रजिस्टर नहीं किया जाता था।
क्योंकि क्योंकि संदर्भ ये था कि मैरिज शुड नॉट इंप्लाई ऑटोमेटिक कंसेंट। हमारे यहां पर जो धारणा बनी थी वो ये थी कि मैरिज का मतलब ही यही है कि देयर इज ए ऑटोमेटिक कंसेंट। इसी के संदर्भ में जस्टिस वर्मा ने कहा कि इस एक्सेप्शन को हटा दो, रेप इज ए रेप, क्योंकि कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर इस डेफिनेशन को आप सोचेंगे तो पूरी की पूरी डेफिनेशन क्राइम ऑफ पावर के अराउंड घूम रही है। जब एक बंदा अपना पावर यूज करता है सेकंड पर्सन के खिलाफ, उसके कंसेंट के खिलाफ जाके, ये इंडिया में एक बहुत डीप इशू है। मैरिटल रेप काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछ भी सकते हैं इसके ऊपर। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी सोसाइटी का जो हमारा आंसर होगा वो सोसाइटी की थिंकिंग से ही बनता है, और सोसाइटी की थिंकिंग समझने के लिए मेरे को आपके सारे कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। फिर जस्टिस वर्मा ने सेक्सुअल असॉल्ट, पहली वाली रिकमेंडेशन रेप पे थी, अब जस्टिस वर्मा सेक्सुअल असॉल्ट पे गए, इसको भी डिफाइन किया उन्होंने। जस्टिस वर्मा ने कहा कि कोई भी इंसिडेंट जो नॉन कंसेंशुअल है, नॉन पेनिट्रेटिव है, मतलब बिना इजाजत किसी को टच करना, बिना इजाजत किसी के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, इट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज द सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, उन्होंने कहा कि इसके लिए 5 साल की सजा दे दीजिए या इंप्रिजनमेंट दे दीजिए और फाइन लगा दीजिए। ये चीज समझिएगा कि कंसेंट जस्टिस वर्मा की थ्योरी की कमेटी की रिपोर्ट का सेंटर है। ओके, उसमें एक चीज और समझना कि दुनिया में मैरिटल रेप के ऊपर एक बड़ा फेमस केस भी है, वो यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूके। इसमें कंसेंट को क्वेश्चन किया गया था। ओके, ये आप, मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया, सॉरी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, सो सेक्सुअल असॉल्ट का भी मैंने आपको बता दिया। फिर जस्टिस वर्मा ने वर्बल सेक्सुअल असॉल्ट को भी डिफाइन किया हुआ है। वर्बल सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल है ही नहीं, सब क्या है, वर्बल। अब वर्बल सेक्सुअल असॉल्ट में जस्टिस वर्मा ने कहा सेक्सुअल थ्रेट्स। हमने काफी सारे इंस्टाग्राम पे इंसिडेंट्स देखे होंगे, ट्विटर पे इंसिडेंट्स देखे होंगे, जहां किसी रिपोर्टर को, किसी लीडर को, या इवन काफी एक्ट्रेसेस को कभी कभी रेप की थ्रेट देते हैं। अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा, इट इज ए वर्बल सेक्सुअल असॉल्ट। इसके लिए जस्टिस वर्मा ने कहा इट शुड बी मेड पनिशेबल अप टू 1 year इन प्रिजन और फाइन्स। फिर जस्टिस वर्मा एक ऐसी इंसिडेंट को, एक ऐसी सिचुएशन को यहां पर मेंशन करते हैं जो लड़कियां डेली फेस करती हैं, काफी सारी, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस। किसी से पूछा, किसी से, कि वाई लड़कियों की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंडिया में भी इक्वल नहीं आ रही, उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि एजुकेटेड तो लड़कियां भी हैं, डिग्रियों में कमी नहीं है। तो वन ऑफ द गर्ल्स wrote in the comment sections, it is because we face even the sexual harassment at some workplaces. तो जस्टिस वर्मा इसको क्या कहते हैं कि सबसे पहले वर्क प्लेसेस में डोमेस्टिक वर्कर्स को भी लाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जितने भी ये सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं जो ऑफिस में फीमेल्स करती हैं, वो इंटरनली ही उनके लिए कमेटी बनती है और इंटरनली उसका फैसला जाता है, कुछ पुख्ता कुछ होता ही नहीं, कुछ कंक्रीट स्टेप लिया ही नहीं जाता। जस्टिस वर्मा ने कहा कि इसके लिए एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल बनने चाहिए, यानी इंटरनल कंप्लेंट सिस्टम जो है आपका,
उसे आप एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल से चेंज करें। क्वेश्चन आपका आएगा ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल भी एक टाइप के कोर्ट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने। किसके लिए बने? स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने। जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो जितने भी इनकम टैक्स के केसेस हैं वो वहां पर जाएंगे। ओके, ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन याद रखिएगा। इसी में जस्टिस ने यह भी कहा कि एम्प्लॉयर्स कंपनसेट करने चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट के विक्टिम्स को। एम्प्लॉयर्स जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देन बहुत ही एक ऐसा इंसिडेंट जो हमारे इर्द गिर्द रोज होता है, बहुत बार न्यूज में तो ये पब्लिश भी नहीं होता। इट इज ए क्राइम ऑफ ग्रज, दैट इज एसिड अटैक्स। एसिड अटैक्स के लिए जस्टिस वर्मा ने प्रपोज किया था कि 10 साल की मिनिमम पनिशमेंट एसिड अटैक्स के लिए होनी चाहिए। उनके हिसाब से दिस वुड सेट ए एग्जांपल, दिस वुड सेट एन एग्जांपल इन द सोसाइटी कि आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक कंपनसेशन फंड बनाए गवर्नमेंट को चाहिए कंपनसेशन फंड बनाना फॉर द एसिड अटैक विक्टिम्स। आगे बढ़ता हूं। अगला क्राइम कौन सा अगेंस्ट द वुमेन उन्होंने देखा? अगला क्राइम था, अगली जिस चीज को उन्होंने इश्यू किया वो था वुमेन इन कन्फ्लिक्ट एरियाज। आप अभी तक मेरे को बताइए कि जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की, क्या आप उसे अपनी आंसर राइटिंग में यूज करेंगे? क्या जो कोलकाता रेप का इंसिडेंट हुआ, क्या उसके साथ आपको इस रिपोर्ट का कोई कनेक्शन नजर में आ रहा है? कोई चीज जो इस रिपोर्ट में मिसिंग है जिससे शायद प्रिवेंट हो सकते थे ऐसे इंसिडेंट्स? उससे पहले हम चलते हैं यहां पर वुमेन इन कन्फ्लिक्ट एरियाज। कन्फ्लिक्ट एरिया जब मैं कहता हूं तो मैं बेसिकली आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात कर रहा हूं, वो एरियाज जो अफसपा के अंडर है। कई बार क्वेश्चन आता रहता है, मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। लुक एट दिस मैप। इस मैप में जो प्लेसेस ब्राउन में है, यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट, यहां पर जे एंड के एज ए यूटी, ये पूरी की पूरी एंटायरली इस पूरी स्टेट में ही अफसपा लगा हुआ है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आपका काम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी स्टेट है। जो ये येलो वाली स्टेट्स है ना, जैसे यहां पर लद्दाख, यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश, यहां पर सिलेक्टेड एरियाज में अफसपा लगा हुआ है। और यहां पर आप ग्रीन वाला पंजाब देख रहे हैं, यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, यहां पे ये वो एरिया है जहां से ये रिपील हो चुका है। तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कि किस किस एरिया में, और अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है क्या ये कभी रिपील हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको आंसर पता है कि इट हैज बीन रिपील्ड। और आगे गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने कहा भी है, देयर इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन कि काफी और स्टेट से इसे लिफ्ट किया जाए। आप मेरे को बताएंगे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अफसपा का जिक्र है कहीं पर? अगर है तो कौन से आर्टिकल में? तो अफसपा के साथ कहीं ना कहीं वुमेन एक्सप्लॉइटेशन भी हैंड इन हैंड चल रहा है। जस्टिस वर्मा का कहना था कि अफसपा में ऐसा होता है क्योंकि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, तो गवर्नमेंट कोर्ट को अगर किसी आर्मी पर्सनल को किसी भी एक्ट के लिए कॉन्विक्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। इस चीज को हम कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। लॉ में हम लोग इसे कहते हैं इंडेमनिफिकेशन। ओके, तो डायरेक्टली कोर्ट उन्हें कॉन्विक्ट नहीं कर सकता, उन्हें ट्राई नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको इजाजत चाहिए। जस्टिस वर्मा का कहना था कि एक्सक्लूड कर दो इसे, इट शुड बी रिमूव्ड, और एक स्पेशल कमिश्नर्स बनाओ जो इन ऑफेंसेस को मॉनिटर करे, जो अफसपा वाले एरियाज में हो रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा कि एक्सक्लूड कर दो, कि गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरा, स्पेशल कमीशन बनाओ। रिमेंबर दिस चार्ट, इट विल हेल्प यू लॉट। उसके बाद जस्टिस वर्मा ने कहा अबाउट द ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दें कौन सा आर्टिकल डील करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आई वुड बी वॉचिंग योर कमेंट्स। एंटी ट्रैफिकिंग के लिए जस्टिस वर्मा ने कहा
कि थोड़े कंक्रीट बनाओ, थोड़े ब्रॉड बनाओ। जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मैक्सिमम अगर आप लॉज पढ़ेंगे, दे डोंट गो बियॉन्ड प्रोस्टिट्यूशन। जस्टिस वर्मा ने कहा कि थोड़ा पूरा डिफाइन करके बनाओ। और उन्होंने ये कहा कि जो भी वुमेन और जुवेनाइल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, गवर्नमेंट उन्हें रिकवर करती है, पुलिस, उनके लिए हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक प्रोटेक्टिव होम्स बनाए हर स्टेट में। तो ये भी इनकी एक रिकमेंडेशन थी। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट में विच वॉज वेरी मच हाईलाइटेड वॉज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। रिपोर्ट में ये लिखा था, मैं जो पहले आपको बता दूं 2022 की नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में, कि 97% ऑफ द चाइल्ड अब्यूज केसेस आर नॉट रजिस्टर्ड बिकॉज देयर इज समवन इन्वॉल्व्ड हु इज नोन टू द फैमिली। इसलिए ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, 97% केसेस रिपोर्ट नहीं होते। तो इसमें भी जस्टिस वर्मा ने कहा कि आप फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल हेल्थ दोनों को नजर में रख के एक लॉ बनाओ। यानी फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन क्राइम बनाओ, उसके साथ साथ बच्चे का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उसके करके उसकी मेंटल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसे भी क्राइम बनाओ। इंडिया हैज ए यंग डेमोग्राफी एंड आप खुद ही देख के बताएं कि इंडिया लैक्स ए कंक्रीट लॉज ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस। गवर्नमेंट की रिपोर्ट खुद इस चीज की ओर इंडिकेशन कर रही है। ओके, आगे बढ़ता हूं। देन इज डेथ पेनल्टी। जस्टिस वर्मा ने टोटली अपोज किया था केमिकल कास्ट्रेशन को भी, डेथ पेनल्टी को भी। इनफैक्ट कहा था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं आपको कहा कि जस्टिस वर्मा साहब ने कहा था कि लाइफ पेनल्टी इज रिग्रेसिव, इट्स नॉट प्रोग्रेसिव, इट वोंट सॉल्व एनीथिंग। तभी मैंने आपसे पूछा था आपको क्या इस बारे में कहना है, डू टेल मी। ओके, उसके बाद रेप केसेस में रिफॉर्म के लिए उसने कहा कि रेप केसेस सेल बनाइए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करें, ऑनलाइन एफआईआर फाइलिंग्स को प्रमोट करें। ओके, और उन्होंने ये भी कहा था, इसमें एक चीज पॉइंट में आपको मेंशन करवा दूं, कि ऑनलाइन भी लड़की एफआईआर रजिस्टर कर सकती है बिना अपनी आइडेंटिटी बताए, और अगर आइडेंटिटी बता देती है लड़की तो उसे पुलिस रिवील नहीं करेगी। सेम पॉइंट कलकत्ता इंसिडेंट में भी बाहर आया, जहां पर आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल वाज ओपनली डिक्लेयर्ड बाय सम ऑफ द मीडिया हाउसेस। ओके, यहां देखिए उसके बाद देन आपने भी अभी रिपोर्ट देखी, कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे भी हैं, पूरी रिपोर्ट को खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स जैसे अभी कोलकाता इंसिडेंट हुआ है तो हमें लगता है कुछ पॉइंट्स में हटा ही देना चाहिए। देयर शुड बी डेथ पेनल्टी, देयर शुड बी इवेंट्स लाइक केमिकल कास्ट्रेशन। काफी लोग कहते हैं, ओपनली कहते हैं। तो ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कैसे देखा उस टाइम पे, वो देखिए। यूनियन कैबिनेट ने 2013 में इसे अडॉप्ट किया ही नहीं, स्पेशली डेथ पेनल्टी वाला पॉइंट। निर्भया के, आपको पता होगा, निर्भया के काफी सारे जो बंदे कॉन्विक्ट हो चुके थे उन्हें फांसी दी गई। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स की, जैसे सेक्शन 376A ऑफ आईपीसी। इसमें कहा था कि डेथ पेनल्टी फॉर रेप लीडिंग टू द डेथ ऑफ द विक्टिम रिड्यूसिंग हर टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, डेथ पेनल्टी मिलेगी। गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है 376A पे। फिर 376E ने कहा डेथ पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, यानी ऐसे कानून मौजूद है जहां पर डेथ पेनल्टी के आप देख सकते हैं सेक्शंस हैं। आप बोलेंगे सर ये तो अभी तो बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता। सेम चीजें बीएनएस में भी है, पहले आईपीसी सीआरपीसी में थी, सेम हैव बीन इंक्लूडेड इन द बीएनएस। ओके, दैट मीन्स देयर इज ए प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी, जो काफी लोग डिमांड कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि कानून में नहीं है, शायद देयर इज। 2013 में गवर्नमेंट ने जस्टिस वर्मा की कमेटी को रिजेक्ट कर दिया था। ओके,
सो ये याद रखिएगा कि BNS में देयर इज द सेम प्रोसीजर, देयर इज द डेथ सेंटेंस. ओके, सो दिस इज द रिसेंट लास्ट डेटा जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, 97% केसेस वाली. दिस इज द होल रिपोर्ट. इसमें आप अगर देखेंगे तो देयर इज द इंक्रीज इन द क्राइम अगेंस्ट द चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट द वुमेन. ये देख लीजिए, केसेस में इंक्रीज है, देयर इज नो डिक्रीज. 2020 में देखिए 17,000, यहाँ देखिए 25,000. देयर इज इंक्रीज. इसीलिए जो कंक्रीट स्टेप की बात हो रही है, इट इज जस्टिसेबल. सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड. आप लोग मेरे को बताइए हाउ यू फाइंड माई सेशंस. सो हैव ए ग्रेट डे ahead of you guys. Let's crack it together. Thank you very much.